तो में से एक सामवेद का उर्दू अनुवाद लॉन्च किया। यहाँ किसी वेद का अब तक का पहला उर्दू अनुवाद है। मशहूर फिल्म निर्देशक इकबाल दुर्रानी ने इसे लेकर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। भागवत ने कहा कि लोगों के भगवान की पूजा करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका इरादा एक ही है। हमें ये समझना चाहिए कि धर्म अलग अलग रास्ते हैं जो लोग एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनाते हैं। भागवत ने कहा कि कुछ भूमि, कुछ पानी और कुछ अग्नि की पूजा करते हैं, लेकिन सभी धर्म एक ही लक्ष्य या गंतव्य तक ले जाते हैं। इसे समुदाय को बीच दुश्मनी या संघर्ष का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए। सामवेद वेद का अंग है। वेद को हम धर्म ग्रंथ कहते हैं, लेकिन उस धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है। पूजा उसका एक अंग है, परंतु वो ज्ञान है जो जानना है। वेद शब्द का अर्थ है जो जानना है, वो यानी ज्ञान। और ज्ञान दोनों प्रकार का होता है। एक बाहर की दुनिया का ज्ञान, दूसरा अंदर का ज्ञान। हमारे यहां इन दोनों के बिना ज्ञान को पूर्ण नहीं माना जाता। अभी जो प्रार्थना आपने सुनी, ऊर्जा मित्रो वरुण पिन्वंतेड़ा पीवरीमिशम कृणुहीन इंद्र, तो भरपूर अन्न आदि मांगा है हम सबके लिए और ज्ञान भी मांगा है। तो ये जो बाहर के पदार्थ है, बाहर की दुनिया है, वो हमारे शरीर मन बुद्धि के सुख का साधन बनती है, इसलिए उसको जानना होता है। उसको हम कहते हैं विज्ञान। लेकिन केवल उसको पाना हमको सुख नहीं दे सकता। ये ज्ञान है ना, सामवेद है। अब वेदों में सूत्र है, समझ में आना कठिन है। वेदों का सही अर्थ पाने के लिए अनुभूति चाहिए। श्रीलंका के बुरे समय में अगर किसी के साथ दिया है तो वो है भारत। गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को भारत ने हद से ज्यादा मदद की है, इसलिए क्योंकि भारत श्रीलंका का संबंध सदियों पुराना है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत श्रीलंका के संबंधों को लेकर कहा कि खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। बुरे समय में श्रीलंका के साथ खड़ा होना स्वाभाविक है। जयशंकर ने कहा कि संकट के समय भारत बार बार पड़ोसी पहले की नीति का पालन करते हुए अपने आसपास के देशों के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत कर्ज में डूबे श्रीलंका की मदद के लिए हमेशा आगे आया है और 2 दिन पहले भारत ने कलमुनाई में राशन का वितरण भी किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आर्य न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखा जा रहा है दिल्ली के अंदर जिस तरह से शराब को लेकर तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पार्टी भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तमाम लोग भी खेल रहे हैं। क्या लगता है आज जंतर मंतर पे जनता भी आ गई है, शराब नीति से परेशान होकर धरना दे रही है, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा मांग रहे, ऐसा क्यों, क्या कारण है? सर नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम वासुदेव मन्ना है, एक सामाजिक कार्यकर्ता ही है और दिल्ली के एक निवासी है। जी वासु जी, जो देखा जा रहा है आप लोग ये धरना दे रहे हो शराब नीति को लेकर, धरना दे रहे हो, इसमें क्या रीजन है सर, क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम धरना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दिल्ली और दिल्ली वासी के लिए एक पाप बन के बैठा है ये केजरीवाल। दिल्ली के लिए एक अभिशाप बन गया है और इसीलिए विजय शेखर गुप्ता जी का नेतृत्व में ये भूख हड़ताल पे हम उतरे हैं और ये हम केजरीवाल का इस्तीफा का दावी करते हैं। केजरीवाल जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं, विजय शेखर गुप्ता जी ने ये ठाना है कि आमरण अनशन पे जाना है और केजरीवाल इस्तीफा दो। देखिए, जो ये ईडी सीबीआई को बार बार
इन्होंने ठगा है, हम उसके खिलाफ आज खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आए थे, आज खुद भ्रष्टाचार रूपी समुद्र में खुद डूब के बैठा है। तो ये जब तक हम इस्तीफा नहीं ले लेते हैं, हम हिलने वाले हैं नहीं। माननीय विजय शेखर जी ने ये ठाना है कि भूख हड़ताल को आगे बढ़ाते रहना है जब तक केजरीवाल ना इस्तीफा दे दे, भले ही जान क्यों ना चली जाए। कितने स्तर पे आप लोग ले जाओगे इस धरने को? देखिए, ये जब तक ये जान भी कुर्बान है, लेकिन एक जान के कुर्बानी के वजह से अगर दिल्ली वासी के लिए कोई भला होता है तो हम जान देने के लिए कुर्बान है। विजय शेखर गुप्ता जी ने ये ठाना है। मैं जैसे ही बोला आपको कि विजय शेखर गुप्ता जी का नेतृत्व में ये चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। विजय शेखर गुप्ता जी ने ये ठाना है, जब तक केजरीवाल इस्तीफा ना दे दे तो ये भूख हड़ताल जारी रहेगा, भले ही उनका जान चले जाए, लेकिन भूख हड़ताल जारी रहेगा। तो अभी कितने लोग यहाँ आ रहे हैं इस धरने के अंदर? जय श्री राम, पर मोटा भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। पूरा दिल्ली वासी से वंदे चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, पूरा दिल्ली वासी से अपील करते हैं, एक एक करके आए और केजरीवाल के इस भ्रष्टाचारी नीति और इस जो अभिशाप जय 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 श्री राम, उसके खिलाफ आवाज उठाए। चलिए, कुछ लोग और भी जुड़े, उनसे भी बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम पवन केसर है। पवन जी, जो शराब नीति देखा जा रहा है, लगातार पार्टी भाजपा धरना प्रदर्शन कर रही है और भी तमाम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी आ गए दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देने के लिए। शराब नीति ऐसा क्या है, कितनी सच रही, कितना झूठ रहा? नहीं, देखिए, शराब नीति का तो आपने उसका दिन ब दिन जो मीडिया में उसके बारे में आ रहा है कि कितना बड़ा घोटाला। पहले तो मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने की, लोकपाल बिल लाने की बात करते थे और इसी जंतर मंतर से उठे थे और शीला दीक्षित को उस वक्त से पोर्ट्रेट किया था विलियन के टाइप पे, आज वो खुद जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। अब आम जनता जो है, जब उनके घर में एक के साथ एक दारू लेकर उनका बेटा, उनका जो बाप है बच्चों का, वो लेकर आता है तो परिवार बर्बाद होने के कगार पर जब खड़ा है तो आम आदमियों को अब उठना पड़ रहा है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एक आस बंदी थी यहाँ के लोगों को, मगर उस आस को तार तार करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। इसी के विरोध में आज एक विजय शेखर गुप्ता जी ने एक पहल की है कि हमें इस भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ना होगा। ये भारत का एक आम शहरी बोल रहा है और ये आम शहरी हर जगह उस जगह खड़ा रहेगा जहां पे भी ये भ्रष्ट केजरीवाल जो है कहीं पे भी अगर खड़ा होगा, इसको आम शहरी का मुकाबला करना पड़ेगा। ये शुरुआत है, ये अंत की ओर, किसके अंत की ओर? आम आदमी पार्टी के अंत की ओर, जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनी थी। आज भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा लिप्त अगर पूछा जाए, एक डिप्टी सीएम, किसी सीएम के नीचे डिप्टी सीएम, उसकी नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ तो सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी केजरीवाल की बनती है वहाँ इस्तीफा। हम उसकी इस्तीफे की मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और अगर वो जब तक नहीं देते हैं तब तक ऐसे ही प्रदर्शन होते रहेंगे, ऐसे ही। तो आम आदमी पार्टी सिग्नेचर अभियान तो चला रही है, उसको लेकर जनता भी तो उनको सपोर्ट कर रही है। आप इसी को मांग रहे हो, जनता उनको सपोर्ट कर रही है। आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, एक के बदले एक फ्री देना? मुझे एक चीज बताइए, ये क्या युवाओं के जब ये वहाँ एजुकेशन की बात करते हैं, उसके साथ साथ ये बात भी करें कि हमने एक के साथ एक पिलाई है। देखा गया तमाम लोग, जो जनता भी रोड पे उतर चुकी है शराब नीति को लेकर। क्या लगता है, यदि इस्तीफा नहीं देता अरविंद केजरीवाल तो किस हालत से आगे गुजरना पड़ता है? रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के दौरान भाग रहे ट्रक को पुलिस ने चालक सहित हिरासत में ले लिया। पता चला पुलिस वालों के द्वारा कि ये बन्ना मऊ का रहने वाला था, नाम इसका शुभम सविता था। इनकी एक्सीडेंट हुई है यही लालगंज चौराहे के आसपास कहीं पे, और जब पुलिस द्वारा लाया गया तो पूरे क्रश इंजरी था फेस और हेड का। कोई लाइफ का साइन नहीं था, ना पल्स था, ना बीपी था। हमने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया और पुलिस आगे कार्रवाई की।
पोस्टमार्टम के लिए गया। ऐसा पता चला पुलिस वालों के द्वारा कि ये बन्ना मऊ का रहने वाला था, नाम इसका शुभम सविता था। इनकी एक्सीडेंट हुई है यही लालगंज चौराहे के आसपास कहीं पे, और जब पुलिस द्वारा लाया गया तो पूरे क्रश इंजरी था फेस और हेड का, कोई लाइफ का साइन नहीं था, ना पल्स था ना बीपी था। हमने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बिजली विभाग के कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के बीच जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला प्रशासन ने लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए कमर कस ली है। देर रात सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा, एसडीएम सदर अंकिता जैन के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के लिए बिजली उपकेंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं खुद बैठकर जिन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही थी उनको तुरंत चालू करवाया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, होमवर्क ना पूरा करने पर शिक्षिका ने छात्र को पीटा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शिक्षिका ने होमवर्क ना करने की वजह से छात्र को बेरहमी से पीटा। शिकायत के बावजूद शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद एसपी के आदेश पर एक्शन लिया गया। शिक्षिका और प्रधानाचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। आपको बता दें कि ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है शिक्षिका और प्रधानाचार्य के खिलाफ। सदर कोतवाली इलाके के लॉर्ड बुद्ध पब्लिक स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, एक शिक्षिका ने बच्चे के साथ बेरहमी से पिटाई की है। बच्चे के परिजनों ने शिकायत की, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद एसपी के आदेश के बाद शिक्षिका और प्रधानाचार्य के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। होमवर्क पूरा न करने की वजह से शिक्षिका नाराज थी और बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। फोन लाइन पर जुड़ गए हैं तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यम, एक छात्र को शिक्षिका ने बुरी तरीके से पीटा है, वो भी सिर्फ होमवर्क ना करने की वजह से। क्या कुछ खबर है, डिटेल में बताइए। बिल्कुल का बता दूं, ये पूरा ही मामला सदर कोतवाली इलाके के लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल का है, जहां पर एक छात्र ने जब अपना होमवर्क नहीं किया और जब स्कूल गया तो वहां पे जो शिक्षिका थी उनने बेरहमी से पिटाई की। फिलहाल जब वहां पे घर पहुंचा बच्चा और उसके बाद में अपने परिजनों को आप बीती बताई, तो उसके बाद में ये परिजन जो है BSA के पास भी गए और जिलाधिकारी महोदय के पास भी गए। फिलहाल जब उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कल पुलिस अधीक्षक के पास में गए। उनके आदेश के बाद में जो है प्रधानाचार्य और शिक्षिका के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अलका, सत्यम, क्या शिक्षा विभाग की तरफ से अब कोई कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है? शिक्षा अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक छात्र को बुरी तरीके से पीटा गया है? तो फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी फिलहाल कोई अपडेट संबंधित विभाग द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिजन से पीड़ित है उन्होंने अपनी गुहार वहां के BSA कल्पना जायसवाल से लगाई, जिलाधिकारी महोदय से लगाई। फिलहाल में जब वहां के जो जिम्मेदार हुक्मरान है उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो उन्होंने SP की शरण ली और उसके SP के आदेश के बाद में दीक्षा शर्मा के आदेश के बाद में जो है मुकदमा पंजीकृत किया हुआ है। जी अलका। सत्यम, बच्चे की हालत क्या है? जिस बच्चे की पिटाई शिक्षिका की तरफ से की गई है उसकी हालत फिलहाल क्या है? बच्चे की हालत ठीक है और ऐसे कोई गंभीर नहीं है, लेकिन जो चोटें आई हैं उनका जो है इलाज जो है उनका जारी है। अलका, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हमीरपुर में एक शिक्षिका एक बच्चे से सिर्फ इस वजह से नाराज थी क्योंकि वो अपना होमवर्क पूरा करके नहीं लाया। उसके बाद नाराज शिक्षिका ने बेरहमी से बच्चे को पीटा।
और शिक्षा विभाग की तरफ से इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाद में एसपी के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया शिक्षिका और प्रधानाचार्य के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में शहीद सिपाही राघवेंद्र सिंह के परिवार से मिलने उनके पैतृक आवास लालगंज पहुंचे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर प्रतिनिधिमंडल ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात करके परिजनों को ढांढस बंधाया है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। बसपा का गठबंधन केवल जनता से ही है। उन्होंने आगे भी कहा कि नगर निकाय सहित सभी चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी। अच्छा भाई साहब तो बड़ा बहुत दमदार आदमी, बहुत दमदार आदमी। अभी जो इलाहाबाद का कांड हुआ था उमेश पाल जी की हत्या, उसमें जो उनके अंगरक्षक रहे हैं राघवेंद्र सिंह, बड़ा बहादुर सिपाही थे हमारे, और ये उनके छोटे भाई हैं। क्या नाम भैया आपका? ज्ञानेंद्र सिंह। मैं आज इनके घर इनके परिवार से मिलने आया था राघवेंद्र सिंह जी के, क्योंकि माननीय बहन जी ने ये कहा था कि जो दुखी परिवार है उनसे ये देश विभिन्न धर्मों का देश है और इस पे किसी भी नेता को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को कोई पूछता नहीं है तो वो इस तरह के अनाप शनाप के बयान हमेशा करते रहते हैं। अगर किसी को बयान करना है तो देश की सुरक्षा कैसे रहेगी, भाईचारा कैसे रहेगा, रायबरेली में बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज सद्भाव समिति के बैनर तले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह के पैतृक निवास नेवाजगंज में भव्य होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली मिलन कार्यक्रम में जहां पूरे जिले समेत नेवाजगंज के ग्रामीण त्योहार के बाद एक दूसरे से मिलने इकट्ठा हुए, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम शहर की भीड़भाड़ से दूर उनके पैतृक निवास नेवाजगंज में इसलिए आयोजित किया गया ताकि ग्रामीण इलाकों के लोग भी ऐसे भव्य कार्यक्रम में शामिल हो सके। निकल करके हम रायबरेली के सेवा के लायक बने हैं तो प्राथमिकता तो ये है ही, इसमें कोई दोराय नहीं है। और आज तक हम पूरे परिवार सहित होली, दीपावली, कोई भी त्यौहार इसी अपनी चौखट पर मनाते हैं। और बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज एक तपस्वी थे, सिद्ध तपस्वी थे, हमारे नबीगंज के रहने वाले थे, जिनका स्थान है। तो एक सद्भाव समिति 5-7 गांव के लोगों ने इकट्ठा करके बनाया। जिन लोगों ने कहा कि एक अच्छा कार्यक्रम अब की हो जाए तो हमने उसमें सहयोग कर दिया। बाकी बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज सामाजिक सद्भाव समिति का कार्यक्रम है, मैं उस कार्यक्रम में शरीक कर रहा हूं आपकी तरह से, और प्रयास है कि आसपास के लोगों को। लखीमपुर खीरी में एक शादी के दौरान नागिन डांस को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बारातियों और घरातियों में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में तकरीबन 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं अब इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और कुछ लोग बीच बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी कल देवेंद्र फडणवीस का बयान पूरा सुना होता तो उनके मन में इतने सवाल ना होते। पुलिस द्वारा FIR दर्ज कराने के बाद महज 48 घंटे में इसे कोर्ट भेज दिया गया, इसलिए छिपाने के लिए कुछ नहीं था। साथ ही जो लोग केवल MP के लिए कूदे थे वे भी देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात ना करें, जो राजनीति में सबसे ज्यादा साधन संपन्न है।
यांनी काल देवेंद्र फडणवीसांनी जे निवेदन सादर केलं ते पूर्णपणे ऐकलं असतं तर त्यांना इतके प्रश्न पडलेच नसते. प्रथमतः पोलिसांनी FIR दाखल केल्यानंतर अवघ्या 48 तासात ते कोर्टाच्या समोर गेलं आणि त्यामुळे त्यामध्ये लपवण्यासारखं काहीच नव्हतं. ज्यांचे मंत्री, ज्यांचे थेट संबंध दाऊद इब्राहिमशी आहेत, ते जेलमध्ये असतानाही त्यांची राजीनामा मागण्याची यांची हिंमत झाली नाही. ते आज स्वतः अमृताजींनी त्या ठिकाणी FIR दाखल केल्यानंतर देवेंद्रजींचा राजीनामा मागतायत. हे फक्त म्हणजे निव्वळ हास्यास्पद आहे. खरं तर खासदारकीसाठी उडी मारून आलेल्या ताई रायबरेली में इन्फ्लुएंजा H3N2 से संक्रमित मरीज सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिलते ही मरीज के घर पर टीम पहुंच गई. हालांकि मरीज अब स्वस्थ बताया जा रहा है. दरअसल छोटी बाजार की रहने वाली सुनीता सिंह लगभग 13 दिन पहले सर्दी जुकाम की शिकायत से परेशान थी. लखनऊ के मिडलैंड हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था. इसी बीच उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया. जांच रिपोर्ट आने से पहले ही उनकी हालत में सुधार था, लिहाजा उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. ये जो है वो बड़ा वाला स्ट्रेन है. H3 आजकल चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ में N2 की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि उसे घोषित किया जा सके कि ये वो जो इन्फ्लुएंजा आजकल चल रहा है वो उस तरह से. लेकिन इसमें क्योंकि मेन इसका स्ट्रेन जो है A है, इसीलिए इसको वर्गीकृत किया गया है स्वाइन फ्लू में. कौन सा मरीज है, कहाँ का रहने वाला है? मरीज श्रीमती सुनीता सिंह है, वो छोटी बाजार रायबरेली की रहने वाली. क्या स्थिति है मरीज? मरीज अब स्वस्थ है. विगत 13 दिनों से मिडलैंड हॉस्पिटल में भर्ती था और डिस्चार्ज होके आ गए, स्वस्थ है. कल शाम को सूचना प्राप्त हुई CMO लखनऊ के द्वारा, तो आज मैं अपनी टीम के साथ गया और घर पे मतलब इसमें ये निरोधात्मक कार्रवाई में ये रहता है कि घर वालों को भी इन्फेक्शन ना हो जाए, इसीलिए स्वाइन फ्लू की दवा. वहीं यूपी के हमीरपुर जिले में एक किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी किशोरी की बरामदगी नहीं हुई है और ना ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर परिजनों ने अनशन शुरू कर दिया है. वहीं परिजनों ने अपहरण करने की साजिश करने वालों का नाम भी बढ़ाए जाने की मांग की है. मामला कुरारा थाना क्षेत्र का है, जहां घर से विद्यालय गई 15 साल की छात्रा 1 मार्च से गायब है और पुलिस ने गांव के पास से ही पतारा गांव के रहने वाले राम नरेश के ऊपर तमंचे के बल पर बाइक में बिठाकर अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया. घटना के 17 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अभी तक किशोरी की बरामदगी नहीं की है और ना ही आरोपी की खोज कर पाई है, जिसके चलते अनहोनी की आशंका जाहिर की जा रही है. परिजन अनशन शुरू कर रहे हैं और किशोरी की बरामदगी की मांग कर रहे हैं. तारीख को लड़की मेरी मंझे सुबह 9 बजे घर से पढ़ने के लिए कहकर गई थी. मैं घर में नहीं था. स्कूल जाते समय रास्ते में इसको पता नहीं मतलब कि कहाँ से कैसे क्या होगा कि ना स्कूल पहुँची है ना कहीं आज तक पता चल रहा है. पता चला है आगे बढ़कर ये राम नरेश अपनी गाड़ी बाइक लेकर आया है, उसमें बैठा. मेरी बेटी 9 बजे घर से निकली थी, पढ़ने बोल रही थी पढ़ने जाती हूँ. अब स्कूल नहीं पहुँच पाई, बीच में घटना हो गई. ये मेरी बेटी खो गई, वही गायब हो गई, पता नहीं चलता. मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़. नमस्कार.